हमने जो क्लास आरंभ किया मित्रों वो था आपका मुगल साम्राज्य। इसकी शुरुआत 1526 से 1857 तक मानी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और 1857 में स्वतंत्रता का पहला क्रांति अभिनव सावरकर के भाषा में। अब हमने आपको बताया कि आप जब 1526 से पहले की ओर जाते हैं तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, जिसपे ज्यादातर जो प्रांतीय शासकों के रूप में हमने खानदेश, बहमनी, फिर बहमनी से निकला हुआ दक्कन के 5 सल्तनत और फिर विजयनगर हमने लिया। लेकिन समयांतराल में फिर एक बार भाषा बदला और भाषा बदलने के परिणाम पर तभी एक जमाने में तैमूर और चंगेज खान जो अपनी विरासत छोड़ के गया था, उस विरासत के वारिस होने फिर से यहाँ पर आए और अपना पैर जमाना शुरू किया। उस सफर में हमने पहला जो नाम लिया था वो बाबर का था। बाबर मुख्यतः एक तुर्क है। दो तरफों से देखिएगा तो या तो चंगेज की ओर से देखेंगे या फिर तैमूर की ओर से। हमने बोला कि तैमूर का जब पतन होना शुरू होता है तो तैमूर के पतन के बाद मुख्यतः तैमूर का पतन 1404 है ना। तो पिछले क्लास में हमने बताया कि तैमूर के पतन 1404 के बाद आपको पहला मुगल, दूसरा सफवी, तीसरा ऑटोमन एम्पायर और चौथा हमने उज्बेक का जन्म हुआ। मुगल का जो देश है वो भारत की ओर आया। सफवी का जो आधार था वो मैंने आपको ईरान की ओर बताया। जो ऑटोमन एम्पायर था, आज का जो पूर्वी यूरोप है, इस यूरोप का पूरा चित्र उठा के देख लीजिए। तो जो पूर्वी यूरोप है वो आपका ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना, जहां का सफर अनातोलिया से शुरू होता है और कंसुतुनिया के बाद 1922 में सेल्जिक की संधि, 1922 में सेल्जिक की संधि और अल्टीमेटली 1924 जब आपको खलीफा का पद हमें सामने के लिए समाप्त होता है। और उज्बेक का हमने बोला कि बाद में शायद यदि वो वंश था जो बाद में आपको बुखारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शिक्षा केंद्र, साहित्य केंद्र जो बना हुई। ये 4 हमने बताया। इस चारों में हमारे लिए जो काम का है वो है आपका मुगल। और मुगल में आइए तो पहला नाम जो आता है मुगल में वो आता है आपका बाबर। अब हमने बाबर के बारे में बताया कि भाई यह जब 11 साल का था तब इसको क्या मिलता है, फरगना। पहले गवर्नर बनता है। फरगना कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। फिर हमने कहा कि इसने यह कोशिश किया था कि हम समरकंद भी जीते। समरकंद भी उज्बेकिस्तान में ही। तो समरकंद को इसने जब जीतने की कोशिश की थी तो यहाँ पर यह हारा था। हारने के बाद यह अपना रास्ता बदलना ही चाह रहा था। रास्ता बदल रहा था, उज्बेक में हारा था और जब हार के यह लौट के रहा था तभी उज्बेकिस्तान में क्या होता है, विद्रोह होता है। और इसी का फायदा उठाकर इसको रास्ता मिल जाता है उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र होते हुए उस समय का भारत, उस समय के अफगानिस्तान, उस समय के भारत और उसके कुछ क्षेत्र से जुड़े हुए उन क्षेत्रों में प्रवेश करने का इसको मौका मिल जाता है, क्योंकि उज्बेकिस्तान की जो सरकार थी वो वहां पर हो रहे विद्रोह को दबाने में अपना लगा हुआ था। तो उज्बेकिस्तान अगर विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था तो इसको मौका मिला और यह रास्ता बदलते हुए अल्टीमेटली भारत की सीमाओं में प्रवेश करने के लिए कहां आता है, काबुल आता है। काबुल आता है 1504 में। काबुल जीतने के बाद इसको इच्छा होती है और आगे बढ़ने की, वो है कंधार। कंधार भी जीतता है वो 1507 में।
कंधार जीतता है तो यहाँ पर एक वो उपाधि ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कहाँ लिया था। तो बादशाह की उपाधि कहाँ लेता है वो? कंधार में कौन सी उपाधि लेता है वो? बादशाह। क्वेश्चन आ गया कि भाई बाबर ने बादशाह की उपाधि कहाँ पे लिया था? तो कंधार जीते के बाद। कंधार कब जीता? तो 1507 में। अब इसको जीतने के बाद फिर और आगे बढ़ता है और आता है लाहौर। अगला टारगेट इसका बनता है मित्रों लाहौर। लाहौर ये आता है 1524। अब कहते हैं कि जब लाहौर पे हमला हो रहा था तो उस समय हालांकि थोड़ा सा विवादास्पद भी होता है कि लाहौर जीत रहा था तो जो लोधी वंश था उसके जो गवर्नर्स थे उनको लालच आ गया। उसका नाम था दौलत खान। और दौलत खान के साथ इसका एक दोस्त था, उसका नाम था आलम खान। अब मैंने कहा कि ये थोड़ा विवादास्पद है, मैं क्यों बोल रहा हूं विवादास्पद, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। इन लोगों ने दौलत खान और आलम खान जिसको कहता है बाबर को कहता है कि आइए और दिल्ली को भी कब्जा करेंगे। अब दिल्ली पे कब्जा करना और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि भाई अगर दिल्ली के रास्ते अगर जाता है कौन? बाबर अगर जाता है और बाबर जीतता है तो चूंकि उसके वंशजों ने पहले भी जब युद्ध किया, हमला किया तो उसने शासन नहीं किया था, लूटा फूटा और यहाँ से चलते हुए। तो दौलत खान को और आलम खान को ऐसा लगा कि अगर बाबर आ जाए, हमला करे और बाबर जीत ले इन क्षेत्रों को, तो जीतने के बाद क्या करेगा? फिर बाबर लौट जाएगा, तो बदले में हमको वो जो प्रशासन है, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र वहां बैठे बाबर जो है वो क्षेत्र हमको मिल जाएगा। तो 1524 में यह जीतता है लाहौर। लेकिन लाहौर जीतने के बाद जब वो लौटना चाह रहा है तभी लाहौर में ये लोग क्या करता है? बगावत कर देता है। बगावत क्यों करता है? क्योंकि सोचा था खुदा बाहर निकली चिड़िया, बुलाया था बाबर को ये सोचकर कि बाबर के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों का हम शासक या गवर्नर बनेंगे, पर बाबर ने ऐसा कुछ भी किया नहीं। तो जब ये बाबर लाहौर जीतता है और फिर वहां से लौटता है तो उसको खबर मिलता है बाबर को कि जो क्षेत्र आपने जीता था उन क्षेत्रों को फिर से इसने दौलत खान और आलम खान ने बगावत कर दिया। फिर ये लौट के आता है लाहौर और लाहौर को फिर पुनः दोबारा जीतता है 1525 में। 1525 में लाहौर को दोबारा जीतने के बाद इसकी इच्छा थोड़ा और बढ़ती है, महत्वाकांक्षा इसका और जाता है। महत्वाकांक्षा जब जागता है, आगे जाता है, पुरानी भारत की राजधानी जो गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत ने जो राजधानी बनाई तो उसमें पहला राजधानी कहाँ था? आपका लाहौर था। तो लाहौर जीतने के बाद जब इसकी इच्छा होती है तो थोड़ा कहता है कि हम और आगे चलते हैं। और आगे जब चलता है तो वहां पर आपकी इसकी भिड़ंत हो जाती है किससे? पानीपत के पास 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर ऑब्वियसली जीतता है, इब्राहिम लोदी हारता है और इससे पानीपत के प्रथम युद्ध से क्या होता है? मुगल का नींव भारत में पड़ता है। अब यहां से मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैंने आपको बोला कि यहाँ जो दौलत खान और आलम खान का नाम लिया, जनरली ये क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बाबर को भारत पे हमला करने के लिए किसने बुलाया था और आपको ऑप्शन मिल गया ए दौलत खान, बी राणा सांगा, सी कुछ और नाम मिल जाए, डी कुछ और नाम मिल जाए, ये क्या देखता है? तो ऐसे में बवाल मच सकता है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही। कुछ इतिहासकारों ने बोला है दौलत खान, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने बोला है राणा
सांगा। इसीलिए राणा सांगा का नाम कई बार गद्दारों की लिस्ट में शामिल भी होता है। तो अब राणा सांगा ने बुलाया था या दौलत खान ने बुलाया था, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेरे पास अगर आएगा तो मैं दौलत खान को आंसर दूंगा, क्योंकि वर्तमान का जो इतिहास लेखन है उस वर्तमान इतिहास लेखन में राणा सांगा को बचाने की कोशिश है। लेकिन अब कहेंगे कि सर कि अगर वर्तमान के इतिहास में राणा सांगा को बचाने की कोशिश है तो फिर आपने राणा सांगा का नाम ही क्यों लिया? मैंने कहा कि मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक जो किताब है वो है आपको तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है जो शुरुआती दौर पर जो है ये चगताई भाषा में लिखा गया था। और चगताई भाषा चूंकि कॉमन था नहीं, इसलिए जब अकबर का पीरियड आता है तो अकबर के पीरियड में तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद होता है मित्रों, और इसको कहा जाता है बाबरनामा। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई बाबरनामा को किसने लिखा? किसने लिखा? रहीम खान ए खानम। मानते हैं किसने लिखा? अब ये किसके समय में लिखा गया, ये भी क्वेश्चन अगर आ गया आपको कि बाबरनामा किसके समय लिखा गया, तो ये अकबर के समय लिखा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बाबरनामा का ट्रांसलेशन किस किताब से हुआ है? तो बाबरनामा का ट्रांसलेशन तुजुक-ए-बाबरी से हुआ है। अब हमने कहा कि भाई इस किताब का ये जो आत्मकथा है इसका राणा सांगा के साथ क्या संबंध है? तो इस किताब का राणा सांगा के साथ संबंध ये है कि इसी किताब बाबरनामा में यह जिक्र है कि बाबर को किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया। तो अब ये चर्चाएं इस पर है। अब वो कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है ये इतिहासकार का टॉपिक है, लेकिन अगर आप इतिहास के रिसर्च के अनुसार देखिएगा तो आत्मकथा माना जाता है कि एक सत्य और ससमय प्रमाणिकता के साथ वो दर्ज माना जाता है। इसलिए राणा सांगा का नाम इसमें घसीटा गया। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि सर अगर बाबरनामा किताब में राणा सांगा का नाम है तो फिर वर्तमान में राणा सांगा का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? अब इसका कारण यह है कि भाई वर्तमान में जो इतिहास का पुनर्लेखन है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो पुनर्लेखन है, इतिहास निश्चित रूपों में शासकों के द्वारा शासकों के कई बार विरुद्ध में नहीं जाता है। इतिहास ज्यादातर इतिहास शासकों के समर्थन में लिखा है। आज के तारीख में जो शासक है वह इस तरह के जो नाम है जो हिंदू समर्थित नाम है इतिहास में उसकी सुरक्षा देने के लिए जानी जाती है। इसलिए अगर कहीं पर ऐसा जिक्र आता है जहां पर हिंदू शासकों की अपमान या गद्दारी ऐसा शब्द आ रहा है तो उसको कोशिश किया जा रहा है इतिहास से डिलीट करने के लिए। तो इस वजह से मैंने बोला कि आज अगर ज्यादातर जो इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है जिसमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के तहत कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश या कुछ चीजों को हटाने की कोशिश में ज्यादा की कोशिश की जा रही है, तो लाजमी सी बात है कि अगर आपको ऑप्शन आएगा तो मैं राणा सांगा नाम चाहूंगा कि आप टिक न करें, आप दौलत खान टिक करें। लेकिन अगर दोनों ही आ गया, अगर आपके ऑप्शन में दौलत खान भी आ गया और राणा सांगा भी आ गया, तो ऐसे हालात में मैं चाहूंगा कि आप टिक मारिए इनमें से एक से ज्यादा। कारण है कि आपको कुछ लोग क्या दौलत खान मानेंगे, कुछ लोग आपको राणा सांगा मिलेंगे। उसमें भी अगर आपको किंतु परंतु लगे तो आप हाँ कानून के दौलत खान आ जाइए। अगर बीपीएससी ने दौलत खान को आंसर नहीं माना, अगर बीपीएससी ने इसको आंसर माना, अगर राणा सांगा को माना, तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। वैसे भी बिहार है तो कोर्ट कचहरी ये कोर्ट लगा रहता है, मैं उस पर नहीं। अब हमने कहा कि भाई ठीक है, लाहौर जीता, लाहौर जीतने के बाद वो आता है और उसकी भिड़ंत हो जाती है पानीपत में इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी हारता है, 1526 में जीतता है और 1526 के साथ ये माना जाता है कि भारत में मुगल वंश का नींव पड़ जाता है। अब आप देखें कि यहाँ जीतने के बाद क्या था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी क्यों हारा और बाबर क्यों जीता? इसके पीछे क्या था? रूमी पद्धति, रूमी पद्धति या तुलगामा पद्धति या पद्धति।
तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए रूमी पद्धति या कुलगामा पद्धति, तो दोनों ही किसी से जुड़े हुए हैं, तोप खाने से जुड़े हुए हैं। तो तोप और तोप में क्या चीज मिलेगा आपको? बालू। तो रूमी पद्धति या कुलगामा पद्धति ये जुड़ा हुआ है आपको तोप खाना से, और तोप खाना जब जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ है इससे बालू के इतिहास में। इसके जीतने के बाद वो आगे की ओर बढ़ता है। कहां जीता? पानीपत। पानीपत से आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा एक बयाना, दूसरा आपको मिलेगा बयाना के बाद खानवा। आगे चलकर दो युद्ध होता है, एक बयाना का युद्ध और दूसरा होता है खानवा का युद्ध, दोनों ही 1527 में। खानवा के युद्ध में भी जीतता है, बयाना के युद्ध में भी जीतता है। आगरा के आजू बाजू जाइएगा, आप जब निकलेंगे तो पानीपत से आप आगे जब आना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश को आना चाहिएगा, तो आपको ये जगह मिलेगा, जो मिलेगा क्या हमने बोला खानवा और बयाना वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। बयाना वाला युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। बयाना और खानवा आप देखेंगे तो यह मुख्यतः जो राजपूत संघ थे, ये राजपूत संघ का क्षेत्र था। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा या बयाना। इसका मतलब है कि जब ये युद्ध जीतता है तो युद्ध जीतने के बाद में भारत का एक और जो क्षेत्रीय स्पेन प्रभु जो शासक वर्ग था, बोले तो राजपूत संघ, उसकी यह एक हार होती। अब जब यहाँ पर जीतता है तो इसने एक अलग उपाधि लिया। वो उपाधि क्या था? दीन और गाजी। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दीन या गाजी की उपाधि बाबर ने कब लिया? तो खानवा के युद्ध के बाद लिया। क्वेश्चन आया बादशाह की उपाधि कब लिया? तो कंधार के युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि लेता है। यहाँ से आगे चलता है तो अगला इसका विलंब होता है 1528, और 1528 में होता है आपको चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में यह हराता है किसको? चंदेरी के युद्ध में यह किसको हराता है? अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। ऐसा है मेदिनी राय खांगर, मेदिनी राय खांगर। और 1528 के बाद फिर इसको, मैंने पहले बोला कि महात्मा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अगर उसको राणा संगा न बुलाया होता या दौलत खान न बुलाया होता तो शायद वह इस भारत रूपी घर की कभी कमजोरी समझ नहीं पाता। जब दौलत खान या राणा संगा, इतिहास में जो भी दर्ज हो, जब उसने बुलाया कि आओ और भारत पे हमला करो, तो इसी से इसको समझ में आ गया कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा जब हाथ साफ पे उल्लू बैठा। मतलब अपने ही देश का हमला करने के लिए कोई बुला रहा है, इसका मतलब है कि भारत में राजनीतिक रूप से सुनने की स्थिति है और हम अपनी महत्वाकांक्षा को आगे तक ले जा सकते हैं। यही वजह है कि अगर भारत के मानचित्र के दृष्टिकोण से देखिएगा तो भाई जब भी आएगा तो इसी क्षेत्र से आएगा, नहीं आएगा तो आप देख रहे हैं कि पंजाब वाला क्षेत्र, पानीपत पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, उसके ऊपर जाइएगा तो ये लाहौर वाला क्षेत्र है ना, उसके ऊपर जाइएगा तो कंधार वाला क्षेत्र। तो लाहौर से शुरू करता है, लाहौर कंधार होते हुए वो पंजाब हरियाणा का पानीपत होते हुए वो आप ये जो देख रहे बयाना खानवा ये सब है ना, दिल्ली उत्तर प्रदेश के आसपास में ये वाला सब क्षेत्र, इसको जीतता है। इसकी इच्छा होती है कि हम कहाँ चले, बिहार की ओर भी सफर तय करते हैं। तो चंदेरी के युद्ध के बाद इसकी महत्वाकांक्षा जगती है और वो बिहार की ओर प्रवेश करना चाहता है। तो एक जगह है गोरखपुर, गोरखपुर से बिहार। चंदेरी के युद्ध के बाद बिहार, गोरखपुर कहिए, उत्तर प्रदेश से वो आ रहा है गोरखपुर टू पटना, पब्लिक मैं आपको बिहार कर देता हूं। इस जगह पे वो प्रवेश करना चाहता है, जगह है आगरा, और यहाँ पर घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है और 1529 ईस्वी में यह घाघरा भी जीतता है। तो घाघरा के युद्ध में अब आप देखिए, अगर ऐसे देखिएगा तो बंगाल के अंदर था, लेकिन बिहार
बंगाल। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर अफगानिस्तान के भी कुछ सरदार थे। तो एक तरफ बिहार, एक तरफ बंगाल और अफगानिस्तान और वर्सेस अकेले में बाबर। और इस युद्ध में जो घाघरा का युद्ध होता है, इस घाघरा के युद्ध में 1529 में फिर यह जीतता है। इसी घाघरा के युद्ध जो कि 1529 में होता है, इसको कहा जाता है कि यह बाबर का अंतिम युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा। इस तरह से आप यह सफरनामा यहाँ पर आके बिहार के पास 1529 में आके खत्म होता है। अंतिम युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। और 1530 में 1529 हमने बोला घाघरा का युद्ध 1529 घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध के बाद आता है 1530 जहां इसकी मृत्यु 1530 का डेथ, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जल और थल दोनों जगह लड़ते हुए घाघरा के युद्ध में जीतने के बाद यह इसकी की मौत हो जाती है। और 1530 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक जो गद्दी पे बैठता है वह उसका बड़ा बेटा होता है। तो बाबर का बड़ा बेटा, उसका नाम है हुमायूं। कई जगह पे आइएगा तो किताबों में उसका नाम दर्ज होगा नसरुद्दीन बेग मोहम्मद खान। तो बाबर के बाद अगर आप आते हैं तो बाबर को आपने देखा भाई कब से 1526 से लेकर 1530 तक का पीरियड। अब बाबर के बाद इसका बड़ा बेटा, नाम आप अच्छे से जानते हैं हुमायूं, लेकिन हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान, जो खान हुमायूं। तो शॉर्ट में हम लोग इसको याद रखते हैं हुमायूं। हम लोग लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग शुरू करते हैं आपको हुमायूं नामा। तो पहले हुआ बाबर नामा, बाबर के बाद आएगा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। वो कहाँ लिखा था, उसके बच्चे कहाँ जन्म लिए, ये सारा कहानी हम लोग लेने से पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसको फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राइट, हम कहाँ थे? हम थे मुगल साम्राज्य में चल रहे थे मित्रों। अभी पिछले समय में आपने देखा कि हमने पहले लिया बाबर का अंतिम युद्ध मैंने बताया घाघरा का युद्ध 1539-29 और 1530 में 1530 के बाद अगला जो आता है बाबर के बाद आपको हुमायूं आता है। अब राजवंशी परिवार में क्या होता है कि पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने से पहले ही वसीयतनामा लिख देता है, या एक अच्छा पिता होता है तो अपने पुत्र के राज कौशल का चेकिंग करना शुरू करता है। ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने पढ़ने के बाद मेरे जो पुत्र हैं टोटल 4 पुत्र आएगा, है ना। 4 पुत्र कौन कौन सा आएगा, अभी नाम आपका आ जाएगा। हिलाल आएगा, अश्कनी आएगा, कामरान आएगा और चौथा होगा आपका हुमायूं। तो हमने कहा कि बाबर अपनी मृत्यु शैया पर आने से पूर्व अपने पुत्रों की राज कौशल है या नहीं ये जिम्मेदारी सौंपा। और राज कौशल सौंपने की जिम्मेदारियों के तहत गौर याद रखिएगा कि इसको हुमायूं के बारे में और आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं जो था बदख्शा कहाँ है, बदख्शा अफगानिस्तान में है। तो हुमायूं बदख्शा का गवर्नर, ये आपको चैप्टर में नहीं आएगा, बदख्शा के गवर्नर होने के बतौर उसने कहीं से कोहिनूर हीरा लाया था। और वो कोहिनूर हीरा उसने अपने पिता बाबर को दिया था, लेकिन बाबर ने उसको शासक को लौटा दिया था। तो बदख्शा का गवर्नर रह चुका है वो। और बाबर को यह एहसास था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो राज कौशल है हुमायूं में असली बारिश हो पाएगा। उसने उसको अगली चुनौती दिया था और वो था आपको चुनार जीतने के लिए, जौनपुर जीतने के लिए, है ना। तो चुनार और जौनपुर उसको बाबर ने अपने जीते जी बोला था कि तुम उसको
जीतो, ताकि मुगल साम्राज्य का विस्तार हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1530 में बुरहू लुढ़क गए। बुरहू के लुढ़कने के बाद जब ये गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठते ही हुमायूं के सामने दो चुनौतियां आती। जैसे ही वो गद्दी पे बैठता है गद्दी पे बैठा और उसको चुनौतियों का दौर शुरू। तो चुनौतियां दो प्रकार की है इनके सामने, एक है आंतरिक चुनौती और दूसरा है बाह्य चुनौती। अगर आप आंतरिक चुनौतियों में देखिएगा तो घर का जो कलह कशकश होता है, हर सामान्यतः एक सिस्टम है, जब एक घर में पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद पिता के जो वसीयत है, जो विरासतें हैं, उन विरासतों और उन वसीयतों को पाने के लिए आपस में मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही मन मुटाव उसके पास भी हुआ आंतरिक कलह में। देखिए इसके जो 3 भाई थे, है ना, यानी परिवार कह लीजिए, पारिवारिक कलह, इसमें इसके 3 भाई, पहला कामरान, दूसरा हिलाल और तीसरा अश्कनी। तो ये 3 आपस में एक चुनौती बनकर उठ रहा है। चौथा एक चुनौती ये हो गया और दूसरी चुनौती थी आसपास के क्षेत्रों में जो अफगानी सरदार थे, ये एक चुनौती थी। बाह्य चुनौतियों में आइएगा तो बाह्य चुनौती में राजपूताना संघ, गुजरात का बादशाह, गुजरात का बहादुर शाह, ये इसके महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। इसके अलावा आइएगा तो बिहार और बंगाल का बड़ा खतरनाक काम आएगा। बिहार, बंगाल में शेरशाह सूरी, यही तो वो शेरशाह सूरी है जिसके कारण उसको जाना पड़ा। तो खैर ये गद्दी पे बैठता है। जो आंतरिक चुनौतियां हैं आपको एग्जाम में आएगा नहीं कि कामरान का क्या किया, हिलाल का क्या किया, अश्कनी का क्या किया, या अफगान सरदारों का क्या किया, ये सब क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ये सब आंतरिक कला है। तो ठीक है, समय अंतराल में अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो कई बार छोटी छोटी जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों से परेशान मत होइए। छोटी छोटी चुनौतियों के कारण ही कई लोग टूट जाते हैं, कभी घर से, कभी बाहर से, कभी पास से, पड़ोस से। इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे पास छात्र आते हैं उनको हम कई बार कहते भी हैं कि थोड़ा सा कष्ट होगा, अगर तुम्हारे पास संभव है, कुछ पैसे हैं, तो तुम अपने ग्रामीण क्षेत्र का जहाँ घर है वहाँ छोड़ आओ और तुम शहर में आके किराए पर रह लो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है आपकी, खेती गृहस्थी का जीवन है, खेती गृहस्थी जा रहे थे, ट्रैक्टर चलाए और ट्रैक्टर के कारण पड़ोसी का थोड़ा सा वो जो पट्टी होता है, पट्टी अगर कट गया तो अब जो आपका बगल पड़ोसी है वो लाठी डंडा लेके भाई बिहार में खड़ा हो गया। बात आगे निकली, 2-4 लाठी डंडा चला और केस मुकदमा में हो गया और केस मुकदमा में आपका नाम दर्ज हो गया। तो फिर आप जो सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें कई अटकलें, कई चीजें हो जाते हैं। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उस समय आता भी है कि क्या आपके विरुद्ध में कोई केस मुकदमा दर्ज है या नहीं, अगर है तो बताएं, और वो है तो किस प्रकार का सिविल केस है या आपराधिक केस है। तो वो बाद में आपका लफड़ा बढ़ जाता है। तो हम इसे कहते हैं कि थोड़ा सा अगर अपनी जीवन शैली को अनुशासित कर लीजिए तो 2-4 हजार रुपया बचाकर आप अपने हथियार में रूम ले लीजिए। और ये मान लीजिए कि जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती, आप सिविल सेवा में नहीं हो जाते, तब तक आपको घर गांव जाना नहीं है। घर गांव में लोग इंतजार करता है, इसका बड़ा बेटा कहाँ है, इसका छोटा बेटा कहाँ है, अच्छा बाहर में पढ़ रहा है। तो लड़ाई किस दिन होगा, जानबूझ के जिस दिन उसका बड़ा बेटा या पढ़ने लिखने वाला बच्चा जब जिस दिन घर आएगा उसका पास पड़ोस से जो लड़ने वाला है वो जानबूझ के उसके अगले दिन वो लड़ाई करना शुरू करेगा ताकि उसको लपेटे में लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शासन अगर चलाना है तो शासन चलाने के लिए जो छोटी मोटी संघर्ष है, जो आंतरिक कलह होता है, कई बार उन आंतरिक कलहों के साथ सामंजस्य बैठा लीजिए। ये मान के चलिए कि जीवन है तो संघर्ष है। जहां आपने जन्म लिया ये आपका भाग्य था,
और उस भाग्य में परिवर्तन करना है तो एक ही तरीका है कि आप अपने पैरों पर अच्छे जगह पर खड़े होइए, तभी आप अपने उस भाग्य के लकीरों को बदल सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। तो इस मामले में हुमायूं समझदार था, वो जानता था कि मुझे लंबी लड़ाई लड़नी है, और लंबी लड़ाई लड़नी है तो ये जो आंतरिक होता है इस वक्त कहता है कि इसको चलो माफ कर देते हैं और अपनी कार्रवाई को आगे ले चलते हैं। तो वो अपने सेनापति बनाता है मीर यूनुस अली, चुनौतियों से निपटने के लिए इसका सेनापति मीर यूनुस अली। और सेनापति भी समझदार है, वो भी बोल रहा है इसको कि भैया आपको राजपाट चलाना है कि आप जब पिताजी जिद किए तो पिताजी मरने से पहले आपको दी थी जिम्मेदारी कि बेटा यहाँ जो क्षेत्र है, अगर चाहते हो कि अपने साम्राज्य का संपत्ति विरासत विकसित करे, विस्तारित करे, तो इन जगहों को जीतना। तो कहाँ आप छोटी छोटी चीजों पे उलझे हैं, आपके साथ में हम खड़े हैं, तलवार लेके आपके अंग रक्षक के रूप में हम खड़े हैं, और नई जो युद्ध है उस युद्ध के लिए आप तैयार होइए। और उसके बातों के बाबूजी के अपने बाबर के बातों को याद करते हुए साथ में सेनापति मोहम्मद यूनुस अली के साथ वो आगे बढ़ता है। और उस सफर में सबसे पहला जो उसका टारगेट होता है, जो उसके पिताजी ने उसको चुनौती दी थी, उस चुनौती के तौर पर उसने सबसे पहले चुना कालिंजर। तो बाहियों को निपटाना शुरू करता है। इस बाहिये को निपटाने के लिए वो सफर अपना शुरू करता है। ये सफर आप याद रखिएगा। पहला आता है आपका कालिंजर। कालिंजर उस आज तो यूपी के क्षेत्र में है, उस अभी भी बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो शासक था, राष्ट्रपति शासक था आपको रुद्र प्रताप देव सिंह। इस रुद्र प्रताप देव सिंह को हराता है और कालिंजर का जो दुर्ग है उस पर वह विजयी होता है। ये कब होता है? 1531 ईस्वी में। कब? 1531। कालिंजर को जीतता है। कालिंजर को जीतने के बाद वो फिर पिताजी उसको आदेश दिए थे क्या है कि जौनपुर जाओ और जौनपुर और चुनाव को जीतो। तो इसके आगे वो जाता है और फिर आता है 1532, ये जीतता है जौनपुर। जौनपुर में बेसिकली छोटा सा गांव है, प्रांत है दौरा। तो वहां जौनपुर के पास जो दौरा है वहां पर महमूद लोधी को हराता है, लोधी वंश। यहाँ पर ये जब हम तीर का निशान नीचे करते हैं इसका मतलब है या तो हारना, और तीर का निशान अगर हम ऊपर करेंगे तो हमने कहा जैसे हुमायूं ने 1532 में कहां को जीता? जौनपुर। तो ये ऊपर लाइन है इसका मतलब जीतना, और नीचे लाइन दे रहे हैं इसका मतलब है हारना। और फिर जौनपुर को जीतने के बाद अगला जो सफर होता है वो होता है चुनार। तो नेक्स्ट वीडियो 1532 में ही आपको आता है चुनार। चुनार को जीतता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जीतने के बाद वो सफर को कंटिन्यू रखता है, और उसका अगला टारगेट है गुजरात का बहादुर शाह। तो इन क्षेत्रों को जब जितना जीत लेता है, जितने के बाद उसका अगला चुनौती है आपको ये वाला क्षेत्र, बोले तो गुजरात का बहादुर शाह। तो अगला आता है गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात के बहादुर शाह का याद रखिएगा मंदसौर। 2 बार हराता है, 2 बार हराता है। अब गुजरात की कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। बाबर के पतन के बाद हुमायूं के अभ्युत्थान के दौरान जहां हुमायूं व्यस्त है अपने चुनार, जौनपुर है ना, और आंतरिक कलह में जब तक लिप्त था, तो गुजरात का जो शासक था वो था बहादुर शाह। अब गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने क्या किया था? वह यह जानता था कि ये जो बाबर है और उसके बाद उसका जो बेटा है हुमायूं, ये सब तुर्की है, और बहादुर शाह भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, मजा हुआ खिलाड़ी था। वह यह चाह रहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली दरबार अपने दरबार को फैलाएगा
और जब दिल्ली दरबार अपने दरबार को फैलाएगा तो उस लपेटे में हम भी आएंगे, क्योंकि इतिहास बताता है कि भाई गुजरात हो, मालवा हो, चित्तौड़गढ़ हो, सब जगह जीता गया है। तो यह इस बात को जानता था कि अपने इतिहास से उसने सीखा था कि जब दिल्ली में अभी बाबर के बाद हुमायूं का दौर शुरू हो चुका है, इनफैक्ट बाबर के समय से ही, तो वह यह जानता था कि जब दिल्ली का जैसे जैसे विकास होना शुरू होगा तो दिल्ली का जब विकास होगा तो गुजरात भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो अछूता न रहेगा मतलब आने वाले दिनों में मुगल के साथ गुजरात का लड़ाई होना है, यह बात पहले से बहादुर शाह जानता। तो बोला कि इससे पहले कि हम पर हमला हो और हम लड़े किससे, बाबर से, हुमायूं से, तो इसने क्या किया था, अफगानी जो थे, अफगान का सरदार, इन सरदारों को उसने क्या दे दिया था, शरण दे दिया था कि जब हम पर सितम आए तो तुम बेवफा न होना, जब हम पर सितम आए तो तुम बेवफा न होना। क्या फिर सितम होगा कि बहादुर साहब पे हमला होगा, किसका, हुमायूं का हमला होगा, तो ऐसे सितम के समय में ये लोग काम आए। अब इस तरह एक चीज और हो रहा था, बहादुर साहब अपने सरदारों को शरण देकर अपने मजबूत कर रहा है, अपना पक्ष को बहुत पावरफुल बना रहा है। इसी समय में जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था, वो मेवाड़ क्षेत्र क्या हो रहा था, पतन हो रहा है। और एक तरह से देख लिया कि भाई जो हुमायूं है वो अपने घर में कामरान, कभी हिलाल, कभी अक्सनी, कभी अफगान सरदारों के साथ व्यस्त है, तब तक हम क्या करें कि अपना जो ये वाला जो क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र को क्या करें, कब्जा करने की कोशिश करें। तो गुजरात का ये वाला जो गुजरात और यहाँ से जड़ा हुआ जो मालवा वाला क्षेत्र है ना, ये सब जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को क्या करें, हम अपना मजबूत करें। तो मेवाड़ रहेगा तो राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो परेशान हो रहा था, वो कमजोर हो रहा था। तो इसने सोचा कि अगर मेवाड़ पतन हो रहा है तो क्यों ना हम मेवाड़ पे कब्जा कर लें। तो मेवाड़ पे कब्जा करने के उसने क्या किया, पहले मालवा को जीता, मालवा को जीता। उसके मालवा के बाद थोड़ा सा और ऊपर राजस्थान को जाता है तो इसको मिलता है चित्तौड़गढ़, इसको भी जीता। अब जब वो मालवा और चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल कर रहा था तो उसने अफगान सरदारों के अलावा उसने एक कोशिश और किया था, और वो कोशिश क्या था, उसने पुर्तगालियों के साथ भी संधि की। अब इधर जो मेवाड़ परेशान था उसने भाई सहायता मांगा, किससे, हुमायूं से सहायता मांगा। मेवाड़ चूंकि परेशान था तो मेवाड़ को परेशान कौन कर रहा है, ये जो बहादुर साहब परेशान कर रहा है। तो मेवाड़ ने परेशान होकर सहायता मांगा किससे, हुमायूं से। हुमायूं बड़ा शांत दिल आदमी था, उसने कहा कि भाई हमारी इच्छा है कि आने वाले दिनों में मेवाड़ पे हम भी अपनी जीत करें। तो उसके बाद चॉइस था कि या तो मेवाड़ को क्या करे, सहायता कर दे, या फिर क्या करे भाई, या फिर इसको बहादुर साहब को सहायता दे दे। तो इसलिए शांत रहा, इसने कुछ बोला नहीं। बट इसी बीच में हुआ कि भाई बहादुर साहब ने पुर्तगालियों से सहायता लिया, तुर्की का रूमी खान, इससे भी दोस्ती किया। रूमी खान क्या था, तुर्किश इंजीनियर था, याद रखिएगा। अगर आप यूपीएससी में जा रहे हैं तो याद रखिएगा वो कौन इंजीनियर था जिसने हुमायूं से बचने के लिए बहादुर शाह गुजरात के शासक का समर्थन किया था, वो तुर्की का रूमी खान था। तो इन लोगों के साथ होता है और मेवाड़ को तबाह करता रहता है। तो इससे भाई चलो ठीक है, ये शांत है, ये हुमायूं शांत रहा, हुमायूं शांत रहा, और अंततः परिणाम ये होता है कि मेवाड़ तबाह होता है। लेकिन बाद में हुमायूं जाता है, और हुमायूं ने 1532 और 1534, दो बार मैंने बोला था 1534, इस दोनों जगह पर क्या होती है, लड़ाई होती है गुजरात के बहादुर शाह से, और बहादुर शाह को हराता है। अंत में भाग कर जाता है पुर्तगालियों के शरण में कि भाई हमको बचा लो। तो पुर्तगालियों का जो हिस्ट्री था, वो जहाज, पुर्तगाली जहाज में जब चल रहा था ये, तो उसी समय बहादुर शाह का सर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद इसका अगला जो युद्ध है, ये था गुजरात वाला भी कहानी आपको खत्म हो गया। अब अगला जाता है, पहले का कलिंजर हुआ,
फिर मैंने कहा जौनपुर हुआ, फिर मैंने कहा चुनाव हुआ, फिर हमने कहा कि गुजरात हुआ। इनके बैकग्राउंड में 2-3 छोटे मोटे युद्ध हैं, आपको वो सब भी पता होना चाहिए। शुरुआती दौर पे था उत्तर प्रदेश वाला जब विजय कर रहा था, तो उस उत्तर प्रदेश में 2-3 और छोटे मोटे युद्ध थे, जैसे देवड़ा का युद्ध, वो 1531 में हुआ था। इसी समय आप लिख सकते हैं 1531 में एक और युद्ध था, देवड़ा का युद्ध। ये भी 1531 में ही हुआ था। किसके साथ हुआ था, अगर किसी को पता है तो महमूद लोदी। महमूद लोदी इसमें हारा था देवड़ा के युद्ध में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1533 में उसने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी, और यही जो दीन पनाह शहर उसने बसाया था 1533 में, वो आगे चलकर शेरगढ़ बना। शेरगढ़ ये मथुरा वाले रोड पे है, यूपी में। कुछ लोग अभी कहते हैं ना कि हमने ये लिया और नाम बदलना है, तो उसके पीछे यही सारा कहानी है कि भाई बाबर नहीं आया था तो ये नाम था, हुमायूं नहीं आया था तो ये नाम था, तो हुमायूं ने नाम बदल दिया और ये शहर बना दिया। तो नाम परिवर्तन का दौर ये अभी चल रहा है। लेकिन बीच बीच में हमने कहा था कि मुगलों ने ही अहमदाबाद बसाया, नाम अहमदाबाद दिया। तो अगर उत्तर प्रदेश में आपको नाम बदलना है, बिहार में भी आए नहीं है, बस गया से गया जी हो ही गया। तो गया और गया जी के बीच भी बड़ा संघर्ष का दौर है। कभी समय मिला तो आपको बताएंगे कि गया का नाम गया जी क्यों किया गया, क्या उसके पीछे सांस्कृतिक युद्ध क्या है। परंतु हमने कहा कि भाई अहमदाबाद नाम भी तो भारत के लोगों, भारत वंशियों ने नहीं दिया। अहमदाबाद नाम भी तो किसी मुगल नहीं दिया होगा, अहमद नाम से अहमदाबाद निकला होगा। तो भाई पहले अहमदाबाद का नाम बदल देना था, लेकिन अहमदाबाद का नाम नहीं बदले। उत्तर प्रदेश में क्या है, धर्म और जाति के नाम में लड़ने की संस्कृति ज्यादा है। तो भाई चुनाव जीतने के लिए, जनता को खुश करने के लिए हमको वही काम करना चाहिए जो जनता इससे खुश हो। तो जनता को खुश होता है धर्म और जाति के नाम से। तो उत्तर प्रदेश और बिहार और इन क्षेत्रों में धर्म और जाति के नाम पे खुश करिए, जगहों के नाम बदलते रहिए, डेवलपमेंट के नाम पे जो भी हो, मैं उससे आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी अपनी सीमाएं। तो भाई दीन पनाह शहर भी बनाया, नाम बदल गया शेरगढ़। अब उसको थोड़ा सा और इंटरेस्ट हुआ था कि भाई 1533 में उत्तर प्रदेश वाला सब क्षेत्र जीत लिए, तो उसको इच्छा हुआ कि थोड़ा सा भाई उत्तर प्रदेश से आगे थोड़ा सा बाहर निकले। और 1539 में तो यूपी की सीमा से जब आप बिहार में क्या करते हैं, प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, तो वो जगह आ जाता है 1539 में चौसा। अब यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है शेरशाह के साथ। शेरशाह जीत जाता है चौसा के युद्ध में। तो अभी आपको हमने बोला था ये रोड आप याद रखिएगा, है ना। ये रोड आप याद रखिए। अपनी जीत का सफर कलिंजर से लेकर कहाँ आ गए, चौसा आ गए। अब चौसा में पहले से, हालांकि जो शेरशाह सूरी था उसका भी कहानी है कि कहाँ से आया और कैसे वो बाबर के सेना में शामिल हुआ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। तो ये दिलचस्प कहानी हम कब लेंगे, कल लेंगे, जब हम आपको बाबर और हुमायूं के बाद हम शुरू करेंगे शेरशाह। तो बीच में शेरशाह लेंगे और फिर हम अकबर पे आएंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि भाई शेरशाह को तो कोई जानता होता नहीं था। अगर बाबर ने शेरशाह को अपने दरबार में जगह न दिया होता तो शेरशाह की हिम्मत नहीं थी कि बाबर का बेटा हुमायूं को वो रौंद सके। इसमें और भी एक्शन है। तो हमने कहा कि 1540 होता है, चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से भिड़ंत होती है और शेरशाह से सूरी के भिड़ंत में हुआ हार जाता है। इसके बाद 1540 में 2 युद्ध होते हैं दोस्तों। 1540 में 2 युद्ध होता है। एक युद्ध होता है कन्नौज का और दूसरा होता है बिलग्राम का। तो कन्नौज युद्ध में भी हारता है और अंत होता है उसका किससे, बिलग्राम का युद्ध होता है। और बिलग्राम युद्ध में फिर शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं हारता है। अब इस पूरे संघर्ष में एक नाम होता है कि अगर हुमायूं का भाई कामरान, मैंने शुरुआत में बोला था
कामरान, हिलाल और अस्करी। और हमने बोला था हुमायूं जो था माफी करने वाला आदमी था, भाइयों को था तो भाई माफ कर देता था। अब कामरान अगर ना होता तो शायद यह हारा हुआ न होता। कहते हैं कि मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, उसके पहले का कुछ लाइन है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो हमें अपनों ने लूटा, को अपना लूटना वाला कौन है? कामरान। ऐसा नहीं है कि अचानक अजय देवगन की फिल्म आती है, कौन सी फिल्म आती है मुझे पता नहीं, और कौन सी फिल्म है? दिल जले। ऐसा नहीं है कि दिल जले में जो भी है दिल जले, ऐसा नहीं है कि दिल जले में पहली बार होता है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो दिल जले से पहले ऐसे कई दिल जले आए। उस दिल जले में बाबर भी था। बाबर भी उस बुखारा में जब गया था तो बुखारा में उसने पहला प्यार किया, उसका जाके देखिए। तो हुमायूं भी आता है कि उसका भी अपना होता है, अपना है कामरान। और ये जो युद्ध होता है मित्रों, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, संभवतः अगर कामरान एक भाई के रूप में हुमायूं के साथ खड़ा होता तो शायद राजनीतिक स्थितियां कुछ अलग होती, पर ऐसा हो न सका। और अब ये ख्याल आता है कि तुम होते तो कुछ ऐसा होता, न जाने क्या क्या होता। अब इस बिलग्राम युद्ध के बाद किस बिल में घुसे? सवाल ये, बिलग्राम के युद्ध के बाद में हुमायूं को सुनना पड़ता है हम किस बिल में घुसे। तो यह बिलग्राम युद्ध के बाद यह कहां जाएगा? तो बिलग्राम युद्ध के बाद उसको जो बिल मिलता है छुपने के लिए, वो मिलता है उसको दो जगह। एक तो आप याद रखें फारस, सिंध और फारस। 1540 से लेकर 15 साल जोड़ लीजिए, एक राजनीतिक वैक्यूम का दौर आता है। 1540 से लेकर 1545, सॉरी 1540 में 1500 जोड़ दीजिए अगर, तो 1500 जोड़िएगा तो 1540 प्लस 15 1555, तो 1540 से 1555। अब ये जो दौर होता है, हमने कहा कि भाई 1540 आपने देखा बिलग्राम, और बिलग्राम से आया कि भाई बचने के लिए क्या चाहिए? बिल। याद रखने का तरीका है, बचने के लिए बिल, बचने के लिए बिल इसको मिलता है दो जगह। एक तो मैंने बोला सिंध और दूसरा मैंने बोला फारस। फारस का ही एक सम्राट था, फारस का सम्राट सफवी है, सफवी। हाँ, फारस का, फारस बोले तो ईरान, और ईरान में सम्राट था। हमने पहले ही बोला था कि जब तैमूर का जब पतन हुआ था तो हमने बोला था ना कि 4 भागों में बैठा, भारत में आया तो मुगल हुआ था, ईरान में गया था तो सफवी बना था। तो सफवी सम्राट, सफवी सम्राट शरण देता है, सहायता भी देता है, और शरण और सहायता के बाद फिर वो पुनः भारत लौटेगा। लेकिन वो इस दरबान जब वो निर्वासन में है, निर्वासन का मतलब देश छोड़, अपना देश छोड़कर कहीं जब है, जब निर्वासन में है, तो उस निर्वासन के समय हमने बोला कि वो यहीं पर हिंदाल का भी नाम याद रखिए, फिर अकबर का भी नाम याद रखिए। हिंदाल, फिर अकबर, यहीं पे वो जन्म देता है अपने बच्चों को। बहरहाल फिर हमने बोला कि सफवी सम्राट की सहायता से वो पुनः भारत आता है, और 1555, 1540 में वो वापस गया था, 15 साल गुजर गए, वो वापस लौटता है 1555 में। अब आध्यात्मिक पक्ष है वो, उसका आध्यात्मिक पक्ष है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हमने कहा कि भाई 1540 के बाद 1555 में वो वापस लौटता है, और जब वो लौटता है तो अपनी सेना को इकट्ठा करता है, और सेना को इकट्ठा करने के बाद एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध, युद्ध का नाम है सरहिंद। इस सरहिंद के युद्ध में शेरशाह सूरी का पुत्र सिकंदर सूरी वर्सेस हुमायूं, और इसमें हुमायूं जीतता है, सिकंदर सूरी हारता है। यहाँ पर एक नाम और आप याद रखिएगा कि जब यह भारत से वापस गया था निर्वासन में, तो उस निर्वासन के दौर में एक नाम और याद रखिएगा, बैरम खान। ये आगे कहीं आएगा तो उस समय हम आपसे पूछेंगे।
दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसी का शासन चल रहा है। खैर सरहिंद का युद्ध होता है जहां पर सिकंदर सूरी को वो हराता है और ज्यादा दिन तक वो जी नहीं पाता और 1556 में 1555 और 1556 में वो लाइब्रेरी के सिटी में लुढ़क जाते हैं। सब लुढ़कता है, ये भी लुढ़क है, उमरदराज हो गया और उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो यादगार चीज है कि इसकी बीवी फारस की बीवी, अब फारस खोल भी दीजिए। अब देखो आप पूछे सर कितनी बीवी थी, कहां की बीवी थी, इसलिए मैंने कहा फारस की बीवी छोड़ दीजिए। इनकी पत्नी है हमीदा बेगम, पत्नी है हमीदा बेगम। हमीदा बेगम हुमायूं अपने सौभर की याद में दिल्ली में एक मकबरा बनाती है, उसका नाम है हुमायूं का मकबरा। और उस हुमायूं के मकबरा जो हमने आपको बोला वो 1562 से लेके 1562 से लेकर 1572, कहीं कहीं पर आप देखेंगे 1562 की जगह पे आपको 65 भी मिलेगा। इतना समय लगता है इसको बनाने में। इस हुमायूं की मकबरा को जो बनाया जाता है, इसका जो वास्तुकार है वो इंपॉर्टेंट है, मिर्जा मृधा। तो भारत के वास्तुकार हैं जिनका नाम था मिर्जा, कहीं कहीं मृधा मिलेगा, कहीं कहीं पर मिलेगा मिर्जा। तो हमने कहा कि जो ये वास्तुकार थे मिराग मिर्जा, इसने बनाया था। और मिराग मिर्जा जो है कोई छोटा बड़ा वास्तुकार नहीं था। बुखारा में भी जितने स्थापत्य हैं जो मुगल कालीन या मुगल शैलियों में जो बने हुए हैं, बुखारा का भी इसी ने बनाया था। तो इसने इसका निर्माण किया और इस प्रकार से बाद में जो मुगल कालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो कलाएं हैं, इसमें उन कलाओं के कारण यह बहुत प्रसिद्ध रहा। वर्ष 1993 में 1993 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत में डाला। तो पता नहीं सर यही वजह है कि चूंकि वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में है, इसलिए इसको खुदाई नहीं हुआ कि यहाँ पर भी कोई मंदिर है। लेकिन हो सकता है कि हुमायूं के मकबरा को भी खोदकर साबित करने की कोशिश की जाती है यहाँ भी कोई मंदिर था। तो इस तरह से दोस्तों आपने मुगल काल के इतिहास में दो प्रमुख बाबर और हुमायूं को देखा। वास्तुकार हमने बोला मिराग मिर्जा ईरानी था और वो उसने हमीदा बेगम जो की पत्नी थी, उसकी हमीदा बेगम पत्नी के बतौर उसने हुमायूं की याद में हुमायूं का मकबरा बनाया, जो आज भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दिल्ली में आप जाइएगा तो मिर्जा उसका नाम है हुमायूं का मकबरा। और बाद में 1993 में उसकी जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर से प्रभावित होकर यूनाइटेड नेशन की जो विंग है यूनेस्को, जो सांस्कृतिक संगठन दिया जाना जाता है, उसने उसको एक विश्व विरासत स्थल पर शामिल किया। तो बाबर ने शुरू किया, बाबर का पुत्र हुमायूं थोड़ा सा विस्तार किया और उस विस्तार के बाद उसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर भारत के मिडाइवल हिस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसको हम लोग अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। मरने से पहले मैंने जी बताना भूल दिया कि इसकी याद में, हुमायूं की याद में उसकी आत्मकथा के रूप में हुमायूं नामा लिखा गया और हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन ने लिखा। तो कल हम लोग क्या लेंगे कि अभी हमने कहा कि बीच में किसके सफर को हुमायूं के सफर को अगर तोड़ने वाला था तो वो कौन था। अगर 15 सालों के लिए अगर शेरशाह सूरी न होता तो शायद यह क्षेत्र अलग होता, हुमायूं का साम्राज्य अलग होता। लेकिन 15 वर्षों के लिए चुनौती देने वाला शेरशाह सूरी कहां से आया, किसका वंशज था, वो सत्ता में कैसे आया, उसके राजनीतिक वर्चस्व की क्या कहानी है। और फिर शेरशाह सूरी ने भारत के लिए बहुत कुछ दिया, जो टका दिया, जो रुपया दिया, जो ग्रैंड ट्रैंक रोड दिया, आज भी वो रोड कंस्ट्रक्शन का नायाब नमूना माना जाता है। तो हम लोग पहले शेरशाह सूरी को देखेंगे, शेरशाह सूरी के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर अकबर को शुरू करेंगे। संभवतः शेरशाह सूरी और अकबर का कुछ हम लोग कर लेंगे। इसी के साथ आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।